अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। ये चाय खाना के पिछले प्रोग्राम का पार्ट 2 है, जिसमें हमने नदीम नासिर से बात की, जो जज्बा बैंड के लीड सिंगर, बहुत अच्छे गिटारिस्ट, बहुत अच्छे म्यूज़िशियन। गुफ्तगू का दायरा इस कदर फैल गया था, हमने सोचा कि दूसरा हिस्सा हम आपके लिए पेश करें। तो दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। हमारे साथ हैं नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? थैंक यू। तो नदीम भाई, गुफ्तगू बड़ी जानदार रही पिछले हिस्से में। अच्छा, तो thank उसको हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बस मैं चाहूँगा कि अब जल्दी से आपकी लाइफ और स्ट्रगल पर Please, आ जाऊँ। yeah, तो sure. एक आखिरी सवाल मेरा बनता है कि कोक स्टूडियो पिछले 10-12 साल से इस मुल्क में हो रहा है, और वो आप ही के यार दोस्तों ने शुरू किया, आपके ज़माने के वो लोग जी हैं, हाँ, रोहेल हो गया या बाकी लोग जी हो हाँ। गए। तो बहुत बड़ी तादाद पॉप सीन की या रॉक सीन की 90 और 80 की दिहाई की, वो हमें दिखाई नहीं दिए कोक स्टूडियो में। और बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने बहुत इस पर लिखा भी डॉन पर, डॉन उर्दू ऑनलाइन एडिशन के लिए। लेकिन आप क्या वजह समझते हैं? क्योंकि मुझे एक बहुत ही हमारे उम्दा म्यूजिशियन है, नाम उनका नहीं लूँगा, कोक वाले उनके दुश्मन बन जाएंगे, और आप भी कोक वालों की बिल्कुल बुराई ना कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप कभी ना कभी उस पर नज़र आएँ। लेकिन मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट कहता हूँ कि ये इनको ये सारा सीन नज़र नहीं आता, इनको ये लोग नज़र नहीं आते। आपको कभी ऑफ़र नहीं किया, किसी ने नहीं बुलाया, पूछा, याद नहीं किया? खुर्रम भाई, मैंने थोड़ी देर पहले या पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि कबीला सिस्टम हो गया। ठीक है। कबीला सिस्टम हो गया। बहुत अफसोसनाक पहलू अब बताऊंगा आपको। जब 2-3 साल का गोल्डन एरा आपका चल रहा था, और जब लोगों ने बीच में कूद मारी कि चलो यार यहाँ से कुछ लूटें, अब पाकिस्तान की जो एक खासा है ना, पाकिस्तान का हर शोबे के अंदर जो 4-5 चीजें कूदती हैं पाकिस्तान में ताकि उसका बेड़ा गर्क हो, और वो है सबसे पहले वो है लिसानी तासुब। बिल्कुल ठीक। ये म्यूजिक में आना शुरू हुआ। अच्छा। फिर कौम, अच्छा। ये आई। ये मेरे पर्सनल तजर्बे हैं। अच्छा। कि कौम क्या है तुम्हारी, जबान तुम्हारी क्या है, अच्छा। उर्दू हो या कुछ और हो। अच्छा। फिरका क्या है। अच्छा। पॉलिटिकल बिलीफ्स क्या हैं, कौन सी पार्टी की हो, यहां तक ग्रास रूट में चला ये गया। म्यूजिक पीछे चला गया और ये सब चीजें आ अब गया। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर तूने फलानी जगह पे अपना वीडियो बनाना है नदीम, अपने बैंड को लेकर जाना है, तो यार वहां मत जाना, क्योंकि वो फलाने सूबे से ताल्लुक रखता है, वहां का हेड अच्छा। फलाने फिरके से ताल्लुक है उसका, तो वो हो सकता है ना हो। तो उसी के फिरके या उसी के पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले किसी आदमी की जुगाड़ लगा। अब उसमें आ गई कौमियत, फिरकावारियत, लसानियत, ये सब कुछ उसमें आ गया। मैं तो ये गाने जैसे को आप तो ये गाने लिख रहे थे, मैं यही कहने वाला था। गाने लिख रहा था, वो आज तक वही मसाइल हैं, मसाइल कायम है अपनी, कायम है कि वो तारीखी वाकया, लाशों की इंतहा, लिसानी अफरियत, लिसानी अफरियत और फिरकावारियत, वो आज तक कायम है। म्यूजिक के अंदर ये घुस गया। उन्हीं चीजों से इंस्पायर होकर मैं शायरी लिखता था। अफसोस बहुत होता था कि अब बैठे में वो सिर्फ इस वजह से आपको, जैसे मैं एक आपने स्टूडियो का नाम लिया जी, मैं उस स्टूडियो में बैठा, मैंने जाकर उनको अपना एक गाना सुना, मेरा गाना रॉक एंड रोल सॉन्ग जी। उसने बोला ये क्या आपने, ये क्या है? अच्छा। वो स्टूडियो के जिन्होंने जिंदगी में कभी भी गिटार नहीं बजाया, ना उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स का पता है, वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैं, और वो मेरा कैसेट सुन के ये बोल रहे हैं कि यार ये क्या बजाया आपने। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि कैसा म्यूजिक बजा हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने मुझे तबले सारंगी सुनानी शुरू कर दिया। वो बहुत खूबसूरत है आर्ट फॉर्म, आई लव दैट, मगर मैं वो नहीं करता। मैं वो नहीं, मेरा जानना तो प्रूव हो चुका, मेरे बाद लोगों ने आके रैप किया, तो जज्बा को स्ट्रगल, यानी कि हमारी फैमिली की कोई हमें सपोर्ट नहीं थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स तो नहीं रहे, मगर इन द सेंस ये नहीं था कि मुझे डांटते थे, बस वो इसको ठीक नजर से नहीं देखते थे। वो कहते थे कि यार पाकिस्तान के अंदर म्यूजिक, तुम वो ठीक कहते थे, और वो सच साबित हुआ। वो सच साबित हुआ। भाई यार तुम्हारी ना जान पहचान है ना कुछ है, तुम ये अकेले चलो एक तुम्हारा हो गया, लेकिन अब तुम मगर मेरे अंदर तो जज्बा था ना सर। बिल्कुल, मुझको तो आगे बढ़ना है, मुल्क और कौम के लिए गाने गाने हैं। और इस कदर हैरत होती है आपके मौजूआत। आप यंग से 20-25 साल का लड़का, और वो तारीखी वाकया लिख रहा है कि वो निगाहें मुझे बुलाएं और हम वो नहीं। क्या मतलब शायरी हो रही थी यार। ये भी कहा गया आप बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हो नदीम, तो मैं आपको शायरी देता हूं, आप इसको। मैंने कहा सर मैं जिंदगी में किसी की शायरी नहीं गाता, मैं गलत शायरी करता हूं, मगर मैं अपनी शायरी करता हूं, मैं ओरिजिनल बंदा हूं। मैं सारे म्यूजिशियंस को ये बताता था, बेटा डोंट कॉपी, बिल्कुल अपना काम करो। अच्छा, म्यूजिशियंस में भी दो किस्में, एक म्यूजिशियन ऐसे हैं कि दे आर वेरी गुड म्यूजिशियंस, दे कैन प्ले बट दे कांट क्रिएट। ठीक, वो फॉलोअर्स हैं, उन्हें दे दें कुछ तो वो बहुत अच्छा, कॉपी पेस्ट हैं, वो बजा भी बहुत अच्छा लेंगे,
वो गा भी बहुत अच्छा लेंगे, वो गिटार भी, लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे यार मैं जरा इस पे अपना कुछ बनाऊं, दे कांट, तो वो इस वजह से आगे नहीं आए। ओके। क्योंकि उनके लीडर्स चले गए, ठीक। एंड दे कुड नॉट बी लीडर्स ठीक। अनफॉर्चुनेटली। वो फॉलोअर्स ही थे, वो फॉलो ही करते रहे, वो पीछे लाके किसी के खड़े हुए, किसी के खड़े हुए। मेरा अपना पूरा बैंड पाकिस्तान से चला गया। उनके पेरेंट्स ने उनको जबरदस्ती गर्दन पकड़ पकड़ के पाकिस्तान से फेंका, अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे का हाल देखा ना, कि उनका बच्चा सड़कों पे, रोडों पे जलील हो रहा है, धूप में, लाइनों में लगा हुआ है, स्टूडियो वाले उसको अंदर नहीं बुला रहे। मैं जाकर यकीन कीजिए कि जिन लोगों ने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया था, उन्हीं लोगों ने एक दिन हमारे पे दरवाजे भी बंद किए। ये भी हुआ? ये भी हुआ, ये भी इस मुल्क में हुआ जी। उन्हीं लोगों ने हम पे ये दरवाजे बंद कर दिए कि सॉरी यार, नो मोर, अब तो ये हो गया, वो ये तुम ये ग्लैमर लेकर आओ, रोमांटिक गाना, डांस नंबर, भंगड़ा। अब मैं उसमें इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि मैंने भंगड़ा नंबर भी लिखा। तो मेरे दोस्तों ने मुझको बोला कि दिस इज नॉट व्हाट वी आर, ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये भंगड़ा तुम लिख रहे हो। और मैं कह रहा हूँ मेरे नाल तुसी भी भंगड़ा पा ले। आई मीन आई डोंट, मे बी दैट्स अ वंडरफुल जॉनर, बट आई डोंट डू भंगड़ा। तो यानी आपकी बात से ये समझ आ रही है बात कि जिसने कंप्रोमाइज़ कर लिया उस वक्त और चीज़ें मान ली, वो जो है मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में रहा। नहीं सर, देखिए खुर्रम भाई, आप जब अपनी पहचान छोड़ दोगे ना, मैं रैप आर्टिस्ट था, मैं अब उसके बाद मैं रॉक में चला गया, मैंने उसको, वो मेरे दिल से निकल रहा है म्यूजिक। अब मुझसे आप कहोगे कि यार नदीम, मैं तुम्हारा तो एल्बम उस वक्त रिलीज करूंगा जब तुम दलेर मेहंदी स्टाइल का भांगड़ा निकालोगे। आप यकीन करो, मैं 2 से ज्यादा गाने लिख ही नहीं सकूंगा। फिर मैं बाहर से फौरन मदद लूंगा कि यार मुझे क्योंकि एल्बम निकालने की लालच है तो मैं भांगड़ा। अब यकीन कीजिए, वो मेरा एक ही, मेरा कैरियर वहीं खत्म है, क्योंकि वो मेरे दिल से आवाज ही नहीं निकल रही, वो सारा का सारा फेक है। लेकिन नदीम भाई, ये कैपिटलिज्म की ये शक्ल जो है, ये तो आज भी मौजूद है कि आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वैसी चीज़ डालें जैसी लोग देखना चाहते हैं, तो वो चलेगी भी, उसको व्यूज़ भी मिलेंगे, कई मिलियन व्यूज़ मिलेंगे। नहीं खुर्रम भाई, मेरा इससे इख्तिलाफ है। देखिए, एक ताहिर शाह बेचारे, वो मजाकिया टाइप के हैं वो, उन्होंने जो भी कुछ किया वो तो मजाक किया उन्होंने, ठीक है, वो म्यूजिक तो मैं नहीं कहूंगा उसको, इट वाज जस्ट अ जोक। तो उसने, मगर इतना मैं जरूर सराहूंगा ताहिर को कि उसने ये नहीं सोचा कि उसको क्या पसंद है। सही। उसने सोचा कि मैं तो यही कर सकता हूं, उसने वो कर दिया। सज्जाद भाई जो कर रहे हैं वो उनको पसंद है तो वो कर रहे हैं। सज्जाद भाई ने कोशिश की, अंग्रेजी गाना भी गाया उन्होंने, पंजाबी भी गाए। पंजाब, खैर वो तो है पंजाब पीछे से। हाँ नहीं, लेकिन जिस तरह वो कमर्शियल पंजाबी गाने बनते थे वो गाए उन्होंने। तो सज्जाद भाई ने भी अपने हाथ पैर वहां आजमाए कि मैं अगर वो, जैसे उन्होंने रॉक गाना बोलो बोलो तुम, तो वो उसके बाद उन्होंने वो उसको ट्रेंड नहीं बनाया अपना, ऐसी एक शुगल दे के वो साइड में हो गया कि नहीं मेरा काम कुछ और है, मैं गजलियात वाला आदमी हूँ, मैं क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ। इसी तरह वो कोई क्लासिकल है, कोई रॉक है, कोई रैप है, कोई गजल है, कोई ठुमरी है, कोई शफकत अमानत है, तो कोई मिकाल हसन बैंड के बारे में आप कैसा काम? मिकाल भाई जो है ये बिल्कुल नई तरफ निकल गए। हाँ, मिकाल भाई जो है वो तो गाना सीखने गए थे, वो गिटार सीख के आ गए और वो बहुत अच्छा किया उन्होंने पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दी। देखिए, ये वो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये फैमिली सपोर्ट होती है खुर्रम भाई, तो ये काम चलता है। ये समझ आ गई बात आपकी। फैमिली सपोर्ट नहीं है, ये काम नहीं चल रहा, लोग तितर बितर हो गए, डर गए, घबरा गए। कब तक कोई अपना पैसा लगाएगा म्यूजिक के अंदर, उसको रिटर्न ही नहीं मिलेगा। मुझको पॉलिटिकल पार्टी लेके चली गई अपने साथ, पॉलिटिकल पार्टी मेरे साथ और भी खड़े में 4-5 फेम नाम, बड़े नाम, और वो घबराए हुए खड़े। और मैंने कहा तुम भी आए हो? हाँ यार, हमें तो रात को, हमको तो गाड़ी में डाल के ले आए। अच्छा, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। हाँ ठीक है। और मैं वहां पे खड़ा हूँ और मैंने जाके ऑर्गेनाइजर से बोला भाई पैसे चाहिए। उसने बोला यार पैसे? मैंने कहा जी पैसे चाहिए, वरना मैं तो स्टेज पे नहीं जाऊंगा। उन्होंने जाकर किसी को कहा, उन्होंने किसी को कहा, फिर उनके जो बड़े भाई थे, उन भाई ने मुझको बुला के बोला भाई आप कौम की खिदमत है ये। मैंने कहा कौम की खिदमत सर फ्री में ही करते रहेंगे, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। ये भी आपके आर्टिस्टों ने फेस किया है सही, कि उनको रात को 2 बजे गाड़ियों में डाल के लेके गए गन पॉइंट्स के ऊपर। एक आर्टिस्ट है बेचारा, उसको कहीं से भी कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी भी अब उसके साथ इस तरह कर रही है, थ्रेट्स आने लगे। लेकिन जब आप एक बिजनेस में उस वक्त तक हो ना, जब तक वो आपको प्रॉफिट दे, जब वो प्रॉफिट ही नहीं दे रहा, आपका घर ही नहीं चल रहा, आप फाके हो रहे हैं, आपको, आप कैसे, एक गिटार की तार आपकी टूट रही है, वो 100 रुपए की आती है सर,
सही बात। एंड यू हैव टू अफोर्ड दैट स्ट्रिंग, यू हैव टू अफोर्ड अ पैडल, यू हैव टू अफोर्ड द केबल। दूसरी सबसे अफसोसनाक बात यह कि उस वक्त कुछ भी ना होने के बावजूद हम जैसे कई लड़के और लड़कियों ने कोई इतना नाम तो बनाया कि आज मैं 29 साल के बाद आपने मुझे बुला के यहाँ बिठाया। आप कायम हैं, दिमागों में, दुनिया में मौजूद है, वो काम रजिस्टर्ड हुआ है पूरी दुनिया के म्यूजिक में। आप आपका भाई आज इतने से लैपटॉप के ऊपर बैठ के पूरे का पूरा एल्बम रिकॉर्ड हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर फ्री के अंदर टॉरेंट डाउनलोड करें और वो आपको पूरा, लेकिन फिर भी म्यूजिक नहीं है। किधर गए बैंड्स आप? क्रिएटिविटी खत्म हो गई, क्रिएटिविटी खत्म हो गई, सब टिकटॉक में लग गए या सोशल मीडिया की डिफरेंट किस्म के बेहुदा शुगलों में, मेलों में लग गए। प्रॉपर वे में आज तक आपके किसी भी सीनियर बंदे ने ना कोई इंस्टीट्यूट कायम किया है कि रॉ टैलेंट को कोई संवारे। कोई चैनल ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रॉपर, कोक स्टूडियो को छोड़ दें आप, कोक स्टूडियो में जाने के लिए यू नीड वीआईपी पास, यू नीड वीआईपी। वही 90 की दिहाई में जो सपोर्ट चाहिए थी वही सपोर्ट आज भी चाहिए। हाँ, वो वहाँ वही अब तो और खराब हो गया, उसी की जदीद शक्ल हो गई ना, ये भी उस एक्सप्लॉयटेशन की ये जदीद शक्ल हो। अब जो कोक स्टूडियो में भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए जी, उनको भी प्रॉपर वे में प्रमोशन नहीं मिली कोई भी। वो कुछ गाने मैंने सुने कोक स्टूडियो के, बड़े अच्छे लगे मुझे भी कि यार ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट। शुरू में अच्छा काम हुआ लेकिन फिर चीजें वही कमर्शियल हो गई। ये आदमी कहाँ चला गया यार, ये तो अच्छा गाने इसने 2 गाए थे, ये कहाँ चला गया यार, ये लड़की की आवाज तो बहुत अच्छी थी, ये कहाँ चली गई, सब कुछ गायब, क्योंकि लोग परेशान होकर खुरम में छोड़ के भाग रहे हैं। तो आपने अपनी म्यूजिक को खुद ही तबाह किया है। बहुत बहुत ठीक बात है ये। इसी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं सिलसिले को, और अब मुझे आपसे आपकी ज़िंदगी, आपके बैंड की बातें करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ते हैं। जी, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं नदीम नासिर, 90 की दिहाई का ज़माना और इनका बैंड जज्बा और उस वक्त के हालात, उस पर बहुत तफसीली बात नदीम भाई हमने कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपका काम, आपका बैंड, आपके दोस्त, आपका ज़माना, इस पर बात करें। कैसे ये तो पता चल गया कि स्ट्रगल कैसे हुई और सीन में कैसे आए। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि कौन सा वो लम्हा था जब आपने ये सोचा कि अब सब करना है म्यूज़िक के सिवा, और म्यूज़िक को आपने, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम, सबसे बड़ी कैफियत, सबसे बड़ा एहसास था, उसको आपने लपेट कर कहीं साइड पर रख दिया। ये इतना तकलीफ़ दे फैसला कब कैसे हुआ? अच्छा खुरम भाई, मज़े की बात ये कि ये फैसला आज तक हुआ ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये बात तो हुई नहीं आज तक मेरे साथ ज़िंदगी में। ठीक है। मैंने स्ट्रगल आज भी है, ठीक है, स्ट्रगल मेरी आज भी है। मैं कभी भी सोलो आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता था, ठीक है, कि मैं अली हैदर की तरह, और हाँ मैं अली हैदर को मेंशन करना भूल गया। हाँ बिल्कुल, क्या लेजेंड। और मैं सबसे जिनका मैं फैन रहा हूँ, मैंने उनको मेंशन नहीं किया। मैं हालांकि मैं उनका बहुत फैन रहा हूँ, वो है स्ट्रिंग्स। क्या बात है। हाँ, और वो मेरे से बहुत सीनियर हैं और वो बहुत कमाल के म्यूजिशियंस हैं और बहुत अच्छी ज़बरदस्त। फैसल का मैं बेसिकली फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि फैसल से मैं, जब फैसल का पहला एल्बम आया था तो फैसल का वो जब से तुमको मैंने देखा है मुझे प्यार का मतलब आ गया, उसका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था फैसल का। और फैसल से मेरी आवाज़ बहुत मिलती थी। अच्छा, हाँ, उनकी भी गरजदार, उनकी आवाज़ बेस है, मेरी आवाज़ में बेस है। तो जब से तुमको मैंने देखा है मुझे प्यार का मतलब आ गया। अब ये मैं उस तरह आवाज़ मैच करता था। ठीक, तो वो भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है मेरी, फैसल कपाडिया एंड स्ट्रिंग्स। आई से सैल्यूट टू देम। तो बनी भाई हैं, बनी भाई की तो हमारे बनी हैं, गुरु हैं हमारे। ही इज अ फैबुलस पर्सन। क्या बात है। तुम हो जवां मेरी जाने जा। तो मेरा जो स्ट्रगल है वो पहला बैंड की जो लहर थी वो मायूसी का शिकार होकर वो मुल्क से चले गए, दुबई अमेरिका चले गए। अच्छा, ये जो सारी बातें आपने बताई है ना, इसका एक शॉर्ट वर्जन मैंने अली टिम की गुफ्तगू में सुना। अली टिम, या और अली भाई जो हैं वो भी लिविंग लेजेंड हैं, जैसे आप हैं, जैसे बनी भाई हैं। तो लेकिन अली भाई इतने वोकल नहीं हैं, तो वो थोड़े शाय आदमी। हाँ, और उस तलखी को, चूंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी शख्सियत में नाइस हैं और खामोश तबा टाइप हैं, तो उन्होंने उस तरह से बात की। He went through a lot of problems himself. ज़ियाद, fabulous guitarist, वो ज़ियाद साथ छोड़ गए। और कैंडी जो थी वो क्यों ये लोग मायूस हुए?
म्यूजिक माफिया की वजह से मायूस हुए, क्योंकि इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर मुझको। चूंकि आपने अली हैदर का नाम लिया ना, तो इनका एक वो बैंड भी बना था, इन्होंने मिलके इन्होंने एक साथ में हाँ, आप यकीन आकाश कीजिए, मैं बैंड। राज बताता हूँ आपको, जी। एक आकाश यार। जी मुझको बैक इन द डे जब मैं लिप्स में काम करता था, तो मुझको मेरे सीईओ ने कहा कि कैंडी को इसके बैंड से अलग करना है। अच्छा। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छा बैंड है, ये तो दोस्त हैं, इटली रोम वगैरह में साथ रहते थे, बचपन के दोस्त हैं हाँ, हम तीनों। बचपन के दोस्त। तो और ये तोड़ना क्यों है? उन्होंने बोला यार असल में ये लड़की को मैं डिफरेंट किस्म की म्यूजिक में लाना चाहता हूँ, तो ये लड़के वो म्यूजिक नहीं बजाते। मैं कहा तो लेट देम बी, जो उनका स्टाइल है वो उनको चलने दें। उन्होंने कहा नहीं, तुम ऐसा करो कि गो टू कैंडी एंड ऑफर हर अ सोलो एल्बम विद दिस मनी। अच्छा। हम इतने पैसे तुम्हें देंगे, सोलो एल्बम करो हमारे लिए। अच्छा। तो वो किमाड़ी में काम करती थी, किसी सीईओ की सेक्रेटरी थी वो। अच्छा। वो कैंडी। हाँ। तो मैं उनके पास गया दफ्तर में, मैंने उनसे बैठ कर कहा कैंडी मैं आया हूँ फलानी जगह से, तो तुम ये एल्बम करोगी? तो 2 मिनट तो मेरा मुंह देखती रही। उसने बोला नदीम यू आर अ म्यूजिशियन योरसेल्फ। हाँ। मैंने कहा जी कैंडी, और तुम आए हो मेरा बैंड तोड़वाने? उफ, देखें क्या इखलास। तो और मैंने कहा कि नहीं कैंडी, बैंड नहीं तोड़ने आए, एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, प्रोजेक्ट में वो दोनों भी होंगे, उनका नाम भी होगा एल्बम के अंदर, और वो म्यूजिक भी बजाएंगे। मैंने कहा वो म्यूजिक बिल्कुल बजाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन वो एल्बम में उनका शक्ल और उनका नाम नहीं आ सकता। कैंडी परेरा का सोलो प्रोजेक्ट हम तुम्हारा रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उसने बोला कि मैं पूरे बैंड के साथ आई विल कम टू योर ऑफिस। नेक्स्ट डे वो पूरे बैंड के साथ ऑफिस आई। अच्छा। उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अच्छा। उसने मेरे सीईओ को अच्छा। सीधा कर दिया सर। उफ। उसके मेरे ख्याल में अगले 1.5-2 महीने के बाद शी लेफ्ट पाकिस्तान, नॉट फॉर बिकॉज ऑफ अस। हाँ, लेकिन वो वैसे ही चीजें depression- चल रही थी ना। इतनी वो डिप्रेशन पे हर आदमी उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो पहली वेव मेरे लड़कों की मुझे छोड़ छाड़ के चली गई, क्योंकि जब कॉन्सर्ट्स ही फ्री में करने हैं, हाँ। तो उनके माँ बाप ने कहा दिस इज अच्छा, आपने हथियार नहीं डाले? नहीं। फिर क्या आपका फिर हल मैंने क्या था? क्या जब- किया हाँ। जनाब, ये कि कब की मैं- बात है जब पहली वेव आपकी गई? मैं बताऊं 91 में मैंने बैंड बनाया, 96 में मेरा पहला जो ओरिजिनल लाइनअप था वो चला गया। ठीक। हमने 4-5 साल बहुत वो जो आपकी जज्बा बैंड जो सोनिक की एल्बम आई थी, उस पे जो पिक्चर है 3 लोग हैं आप, जी। उसमें से वो 2 चले गए छोड़ के आपको। जी पहला छोड़ इन द सेंस ये कि मतलब चले गए, मजबूरी ही, जो हालात आपने चले बताए। गए, कनाडा चले गए, अभी भी वहीं हैं। 30 साल हो गए उन लोगों को जाके, दे नेवर केम बैक। मैं उनको हाय करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी यादों में, नदीम भाई को याद करने का मतलब आपको भी याद करना है। काश आपसे भी बात हो सके किसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल, जी उन सबका शुक्रिया। जी। तो फिर सेकंड मैंने लोगों को हायर किया। ठीक है। अब वो दूसरे लड़के आ गए। अच्छा, जरा नाम बताइएगा पहले ही आपका जो सेटअप जो मेरा पहला सेटअप था उसके अंदर जो मेरे साथ आसिफ था, आसिफ, जुल्फिकार और एंड्रयू, दैट चाइनीज गाय। ठीक। उनके साथ मेरा सेटअप, वो ओरिजिनल लाइनअप है ठीक। बैंड का, इनके साथ मिलके बनाया था मैंने। हाँ। हम चारों की कंट्रीब्यूशन थी सही। सारे गानों के अंदर। मोस्टली मैं ही सॉन्ग राइटर हूँ, कंपोजर हूँ, प्लेयर भी हूँ। ये जरा हल्के म्यूजिशियंस थे, मैं जरा ज्यादा जानता था। ठीक। फिर हमने एक दूसरे को सिखाया। ठीक। ये 4-5 साल के बाद चले गए। उसके बाद जो मैंने दूसरा लाइनअप अपने, क्योंकि मुझे तो करना था काम, मैंने कहा ये जाने दो, मैं लगा रहूंगा। तो मैंने जनाब अपने उस वक्त आए वो अब सब कनाडा चले गए। वन वाज फैसल अंसारी, आदिल अंसारी, अच्छा। और फराज, नाउ इज इन लाहौर। अच्छा। तो वो मेरा बेसिस था, फिर एक मेरा साइड वोकलिस्ट था, और मेरा ड्रमर था, मैं गिटारिस्ट भी था और कीबोर्ड। इनके साथ में तकरीबन कुछ 4-5 साल चलता रहा। इनको मैं लेके, उसमें वो वोकलिस्ट आपके वो थे ना, एक और दोस्त आपके, फैसल उसका नाम था, फैसल अंसारी। फैसल अंसारी। हम लोगों ने मरीना क्लब में भी परफॉर्म किया, पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म किया, हमने प्राइवेट फंक्शंस थे। ठीक। और टीएडीए मिल जाता था। टीएडीए, ये जुल्म बड़ा रहा। टीएडीए मिलता था, हो। भाई पैसे नहीं मिल सकते आपको। तो हमने बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में बजाया, यकीन कीजिए। बहुत बड़े लोगों ने तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशंस मिले, सब कुछ मिला, पैसे नहीं मिले। वो एक लाइन, वो फिर वही मसला हुआ। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं अपने हालात से भी, अपने आप से भी लड़ रहे हैं। वो बेचारा उनका तो वो दूसरा सेटअप आपका लाइनअप कब टूटा? वो 4 साल बिखरा। उसको भी 4 साल। टूटा का लफ्ज गलत है, यानी बिखरा, इधर उधर हो। वो भी 4-5 साल के बाद उनके भी फैमिली के पीछे हिचेस थे, कुछ थोड़े से पुअर फैमिली से भी थे, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाए। उन्होंने बोला कोई फायदा नहीं हो रहा, तुम अकेले ही कोई पागल हो, हम तो अपने बच्चा वापस भेज दिया उन्होंने। ओके, अब थर्ड लाइनअप की कोशिश में लग गया। नदीम भाई, आपका दिल नहीं किया किसी स्टेज पे कि यार बंद करो सारा कुछ और? आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि पता नहीं, दिस इज समथिंग, दिस इज मौत के बाद ही खत्म होगा।
हाय हाय। क्योंकि फिर मैंने थर्ड लगाया, थर्ड मैंने लाइनअप लेकर आया। ठीक है। जो थर्ड जो लाइनअप था उसके अंदर आई हैड वो एक प्रॉपर, उस वक्त तक मैं मुझे ये करते हुए 12-15 साल हो चुके थे, तो मैं बहुत कुछ एक अपग्रेडेड म्यूजिशियन बन चुका था। जाहिर बात, तजुर्बा आ गया था, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे, कुछ नौकरी भी मैंने दबा के की थी, मैं ट्रैवल लाइन में चला गया था। तो उनके पैसे बचा बचा के मैं इंस्ट्रूमेंट्स भी मैंने ले लिए थे। सही। कुछ इंटरनेट भी शुरू हो गया था हल्का फुल्का दुनिया के अंदर। तो वो फिर मैंने प्रॉपर हैवी मेटल, हार्ड मेटल कोर बैंड बनाया और मैंने हैवी मेटल गाने बनाए और मैंने बहुत अच्छा, फिर मैं गिटार मेरा बहुत एनहांस हुआ, गिटारिस्ट ही लाया, बेसिस्ट लाया, ड्रमर आया, बहुत अच्छा ड्रमर आया। हमने वो फिर एक जज्बा जो था, फिर वो एक हार्ड कोर हैवी मेटल बैंड बन गया। बिल्कुल सही। हार्ड कोर हैवी मेटल बैंड बना तो लोगों को पसंद आया। अच्छा। मैंने उसका उस वक्त एक वीडियो बनाया था, राह गुजर मैंने देखा, तो बहुत अच्छा बैलेड बनाया था मैंने। वीडियो भी बहुत अच्छा है उसका। हाँ, वीडियो एल्फ ने बनाया था। गजनफर भाई ने वो मेरा वीडियो बनवाया था। मैं गजनफर साहब के पास ये किस सन में बना है? 98, 99। लेकिन ये उस जमाने का बहुत एडवांस म्यूजिक था जो आप कर रहे थे। बहुत एडवांस वीडियो थी, एडवांस म्यूजिक था, बड़ी मतलब उसमें भी, यानी कि आप देख लें कि 91 से लेके अब मेरा ये गाना 99 में वीडियो फिर गजनफर साहब ने मेरा बनाया है, राह गुजर के नाम से। तो मेरे स्ट्रगल यही एक आदमी कर रहा है, ये एक आदमी था जो खड़ा रहा, तो उसने वो वीडियो 199 तक। क्या बात। अच्छा, एक वक्फा लेते हैं और फिर ये जो गुफ्तगू है आप वाली, मजीद मुझे फीडबैक लेना है कि आपकी फैमिली क्या सोच रही थी इस पागलपन के पीछे कि ये बच्ची को क्या हो गया हमारे, ये ज़रूरी है मौक़िफ़ लेना। तो इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन वापस आते हैं, नदीम नासिर से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और म्यूज़िक पर बात हो रही है। जी, मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी गुफ्तगू हो रही है, जैसी गुफ्तगू हो रही है आप सुन रहे हैं। तो नदीम भाई, फैमिली का कंट्रीब्यूशन या फैमिली की तरफ से आपको इजाज़त मिलना, आपका जो पागलपन और दीवानगी थी मौसीकी के लिए, ये कैसे मैनेज हुआ? फैमिली का क्या फीडबैक था? फिर नौकरी, रोज़ी रोटी, किचन चलाना, कैसे किया सब कुछ? खुरम भाई, ये भी एक बड़ी उदास करने वाली बात है कि मेरी फैमिली, मेरे वालिद तो 1991 के अंदर उनका अच्छा। वो चले गए थे दुनिया से, तो उसके 1.5-2 साल के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। अच्छा। तो वालिदा मेरी असद जो थी, शी वाज, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन, वो नहीं मेरे खिलाफ थी। अच्छा। वो मैं क्योंकि सबसे घर का अपने छोटे हूँ भाइयों में। अच्छा। और आई हैव नो सिस्टर। अच्छा। वी आर ऑल ब्रदर्स। कितने भाई? 6 भाई। अच्छा। और मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। तो मेरी अम्मी का तरह, तो लाडले थे। तो अम्मी कहती थी चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, शुगर लगा रहा है, कोई बात नहीं, चलो हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। लेकिन जब थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आया, कुछ टाइम गुजरा और जब स्ट्रगल मेरी ज़्यादा बढ़ी, तो मुझको कहने लगे ये लोग कि अब आपको ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा वक्त बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान के किसी फंक्शन में नहीं जाता था। अच्छा। शादियों में नहीं जाता था, उनके दुखों में नहीं जाता था, उनके गमों में नहीं, उनकी खुशियों में भी नहीं जाता था। मेरे घर पे रिश्तेदार मिलने आते थे, मैं अपने जैम रूम से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में देखें, एक तरफ ना मोहब्बत म्यूजिक की जो थी ना वो भी थी, और एक तरफ से वो जो गुस्सा आ जाता है ना अंदर कि टू हेल्प विद ऑल ऑफ यू, ठीक, मैं करना है, मुझे करना है बस, और मुझे नहीं मिलना है तुम लोगों से, वो वाला एक कैफियत हो जाती है। बिल्कुल ठीक। उम्र भी छोटी थी ना। बिल्कुल। तो मैंने बहुत अच्छी जॉब्स उस जमाने में मैं करता था, बहुत अच्छी जॉब करता था। जॉब्स आप करते रहे सर, जॉब पे बहुत इफेक्ट पड़ा मेरे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जॉब में, आपने सुबह 9 बजे पहुंचना है दफ्तर, आपने सुबह 10 बजे पहुंचना है दफ्तर, और अगर मैं पागल हुआ म्यूजिक मेरे दिमाग में चल रहा है, और मैं अगर सुबह के 5 बजे तक म्यूजिक बजाऊंगा तो कहाँ से ऑफिस चलेगा? तो मैं 9 बजे नहीं उठ सकता। उस म्यूजिक ने मेरी जॉब को डैमेज किया, कि उस वक्त मैं ये समझता था मेरी जॉब मेरा म्यूजिक डैमेज कर रही है। ओके। लेकिन मेरा म्यूजिक मेरा जॉब डैमेज कर रहा था। हाँ। और मुझे उसको जरा सीरियसली लेना चाहिए था। फिर रैशनली आपने कब लिया इन चीजों को? रैशनली मैंने लिया ही नहीं इनको सीरियस। मैंने कहा ऐसा नौकरी जा रही है, जाने तो दूसरी पकड़ लूंगा, म्यूजिक नहीं छोड़ूंगा। ठीक। बैंड में लड़का आ रहा है, बजा रहा है तो ठीक है, नहीं बजा रहा टू हेल्प विद यू, दूसरे ले आऊंगा, म्यूजिक नहीं छोड़ूंगा। तो करंट सीन क्या है? करंट सीन ये है कि जनाब
म्यूजिक करते 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 इवेंचुअली क्या हुआ कि मुझे अभी भी म्यूजिशियंस मिलते हैं, लेकिन अब कुछ इस तरह का हिसाब हो गया कि जब मैं उनका ऑडिशन लेता हूँ तो वो मुझे दुख होने लगता है उनके ऊपर। अच्छा, कि ये क्या आता है इसको, क्योंकि वो फिर मुझसे ये कहते हैं नदीम भाई असल में ना हमें कुछ सिखाने वाला नहीं है। नदीम भाई वो यार ये कैसे गिटार पकड़ा हुआ है तुमने, ये तो ऐसा ही नदीम भाई यार ये 40,000 का कैसे लूंगा, ये 1500 वाला लिया है। अच्छा रिकॉर्डिंग कुछ किया, कैसे जाऊंगा जी रिकॉर्डिंग करानी, 70,000 रुपए स्टूडियो वाला मांग रहा है 8 घंटे के। ओहो, जिसके अंदर वो ये भी करके देगा वो भी करेगा। अब वो कहाँ से 50-60-70,000 रुपए लाएगा, किधर से वो 40,000 रुपए का गिटार खरीदेगा। तो म्यूजिक की लेवल हमने तो जो जमा पूंजी इकट्ठी कर ली थी, एटलीस्ट अभी भी मैं खुरम भाई कोशिश करता रहता हूँ, लोगों को बोलता रहता हूँ कि यार कोई बैंड हो मुझे बताओ। अच्छा, तो अभी मुझे कल परसों अप्रोच किया किसी ने, उन्होंने कहा नदीम भाई वो बेसिस्ट चाहिए था, आप बेस मैंने कहा मैं तो 5 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, ओके, तुम मुझको बेसिस रख लो, मेरा भी कोई ना कोई पूरा होता रहेगा। 2 दिन के बाद उसने बोला आप हमारे लिए बहुत एडवांस म्यूजिशियन है, हम आपके साथ कोप नहीं कर सकते। मैंने कहा बेटा तो आप मुझसे कुछ सीख लोगे। अब वो चक्कर आ गया कि अब तुम बहुत सीनियर हो हम बहुत जूनियर हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं बजा सकते। जो सीनियर है वो पाकिस्तान से जा चुके हैं और जो पेप्सी कोक स्टूडियो में जाके सेटल हो चुके हैं, कुछ लोगों ने दुबई, इंडिया और अमेरिका और यूके को घर बना लिया है। ठीक, तो पाकिस्तान के अंदर कोई सीनियर म्यूजिशियन मुझ जैसा अगर है तो वो एक्टिव नहीं है सर, और वो अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो सिस्टम की वजह से स्पेस नहीं दे रहे उसको, स्पेस ही नहीं दे रहे उसको, ना कोई बुला रहे हैं, ना कोई बैंड बना रहा है, ना कोई आके इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। आपके मैंने इस्लामाबाद में ट्राई की, आई वेंट टू दिस बैंड, वो अच्छे बच्चे थे, वो बजाना भी आ रहा था, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग विद देम, मैं हैवी मेटल हार्ड रॉक है मेरा स्टाइल है, तो दे जस्ट शंट। मैंने कहा लिंकन पार्क वाला स्टाइल है ना जी, लाइक सेपल्चुरा, मेटालिका, एसीडीसी, ऑजी ऑसबॉर्न, ये सारे मेरे इंस्पिरेशंस हैं। तो आई प्ले दैट बेसिकली, इट्स अ हार्डकोर हैवी मेटल। उन्होंने बोला नदीम भाई माजरत के साथ ये वाला जानरा हम नहीं आपके साथ प्ले कर सकते, हम लोग वो फोक वाले हैं कि हम पश्तो रैप करना चाहते हैं। मैंने कहा सॉरी दिस इज नॉट माय स्टाइल। तो नदीम भाई हल क्या है अब, क्या हल ये है कि रोज उठ के अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मुझको कोई बैंड बनाना चाहता हूँ खुर्रम भाई। अगर आपने मुझसे मेरे दिल की बात पूछी, आई वांट टू हैव अ बैंड, नो सोलो। आई नीड 4 बंदे 5 बंदे स्टेज पे खड़े हो तो वो 4 लाख लोगों को वो एनर्जी फेंक रहे होते हैं। दैट्स माय ड्रीम। लेकिन नदीम में बैंड तो तारीख ये है कि बैंड टूटते गए, जुड़ा नहीं। स्ट्रिंग्स आपका आइडियल फेवरेट, अभी हाल ही में उन्होंने भी लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने बाकायदा इजाजत लेके बड़ी तमीज से अलग हो गए। यानी चीजें तो अब खत्म हो रही हैं, बैंड कैसे बनेगा? देखिए कोई मुझ जैसा सरफिरा जरूर होगा और दुनिया में एक और हो, मेरे जैसे 3 लड़के और होंगे जरूर मिल जाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जैसे लोग, यानी आप अली टिम, फराज अनवर, ये मैं अपनी वो बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे लाइनअप बता रहे हैं आप। ये आप लोग बिखरे हुए हैं, क्योंकि मैं सबसे बात कर रहा हूँ ना, मैंने फराज से। ईगोस का क्या होगा? हाँ, यही प्रॉब्लम है तो ना? उनकी, वो तो मुझसे दोनों सीनियर हैं, वो तो मुझे बोलेगा कौन नदीम। अब इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मैं क्या करूंगा? नहीं वो ऐसा नहीं कहेंगे। वो नहीं कहेंगे। मेरी मुलाकात है, अली टिम से भी मेरी मुलाकात है। अली टिम की तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये दोनों बहुत जबरदस्त म्यूजिशियंस हैं सर। अली भाई ने भी तो कोशिश की ना बीच में नए लाइनअप्स बनाने की, रूप अली के साथ एक गाना किया और बहुत ही अच्छा था वो सॉन्ग। और लेकिन ये है नदीम भाई, गुफ्तगू तो देखें, ये तो सब ऐसे ही, ये गुफ्तगू कहीं ख़त्म नहीं हो सकती। ये हमने कोशिश की कि हम कुछ समराइज, कुछ न कुछ दरिया को कूजे में कोशिश। तो लेकिन ये ज़रूर है कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है और मैं ये तवक्को करता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप समझौता करें अपने आप के साथ और सोलो परफॉर्मेंस पे फोकस करके कुछ चीज़ें बनाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी करें, उस ड्रीम को ना छोड़ें जो आपका ड्रीम है, क्योंकि मैं उस ड्रीम को समझ सकता हूँ। वो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी उसके लिए, तो वो तो होना चाहिए, फिलफुल होना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है और आप अपनी बात बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, तो वो शायरी जो आप करते हैं वो करते रहें, वो धुनें बनाते रहें और सोलो शक्ल में ही सही कुछ चीज़ें आप नई लाएं मार्केट में। बहुत प्यारी बात की। मेरे पास बहुत मवाद इकट्ठा है, मेरी डायरीज भरी हुई हैं। मैं क्रिएटिव बंदा हूँ, रात को 4 बजे उठ के कुछ आ जाता है, लिखने बैठ जाता हूँ। ठीक है। कुछ बहुत सारी चीज़ें कंपोज भी की हैं, कुछ अनऑफिशियल मटेरियल जो मैंने घर पे रिकॉर्ड किया था वो pataari.com पे पड़ा हुआ है। ठीक।
और वो कभी रिलीज नहीं हुआ। ठीक, वो तो आर्काइव कर दिया मैंने Direct। कि वो रहती दुनिया तक वो रहेगा कि ये काम मैंने घर में बैठ के किया था, और वो कंप्लीट काम है, क्या बात है। उसकी शायरी भी कंप्लीट है, लेकिन वो घर में रिकॉर्ड हुआ है, तो क्वालिटी उसकी घर वाली है। इतनी मतलब दूर अगर नहीं है। आप जैसा म्यूजिशियन, मैं एक म्यूजिक का मद्दा, एक म्यूजिक सुनने वाला कह रहा है आपसे कि अगर मतलब अली अजमत जैसे बंदे के साथ आप जैसा बंदा, अली भाई, अली अजमत इज अ डिफरेंट। नहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत रॉक वॉक सीन, उनका जो सीन है, अली भाई एक हाई प्रोफाइल आदमी बन गए हैं। अली अजमत साहब अगर सुन रहे हो तो उनको मैं याद दूंगा कि मैं अली भाई आपको नहारी और रोटी ला के दिया करता था, आए हाय। तो आपको याद होगा जब आप तौहीद पे रहा करते थे। भाई आपके साथ के लोग सारे बड़े बड़े लोग बन गए हैं, लेकिन क्या आप लोग बीइंग अ म्यूजिशियन तो आप एक दूसरे के लिए वैसे लेकिन ही। सलमान अहमद इज अ वेरी वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन। उनके साथ फिर एक अमेरिकन भी था, ब्रायन, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छा, उनका एंड अच्छा नहीं हुआ उस बैंड का, लेकिन ये कि देखिए मैंने आपको पहले ही खुरम भाई पिछले प्रोग्राम में कहा था, फैमिली अगर वेल कनेक्टेड है किसी एक जगह पे, तो फिर आप नहीं नीचे बैठ सकते। फिर अली अजमत को उस्ताद भी मिला ना सिखाने वाला, जिसने उसको क्लासिकल तालीम दी। आतिफ असलम क्या थे, रॉ टैलेंट थे ना, ऐसा ही है। तो आतिफ असलम को तो यहाँ पर अगर वो आतिफ असलम रहते तो यकीन कीजिए आज वो इसी कुर्सी पे बैठ के आपको दुख भरी दास्तान सुना रहे होते कि हाँ यार एक गाना मेरा आया था आदत, उसके बाद ये हाल हो गया मेरा। लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि वो दुबई और इंडिया चले गए, आई एम सॉरी टू से दैट। लेकिन जब वो इंडिया पहुंचे और उन्होंने वहां पर, जब उनके दो लोगों ने उनको, उस्तादों ने उनको एकदम से उन्होंने उस्ताद के हवाले किया। आज उस वाले आतिफ असलम में आज वाले आतिफ असलम की आवाज में फर्क क्यों है कि इंडिया के उस्तादों ने उसको सिखाया और इंडिया के गुरुज ने उसको उस्ताद दिए। ये तो मुझे भी इस बात का मैं गवाह हूँ, जावेद बशीर भाई ने मुझे बताया कि आतिफ चाहता है कि मैं कुछ सिखाऊं उसको, मतलब जिस जमाने में नया नया आया था और वो कोशिश कर रहा था कि तो उस्ताद। हमारे पास सर खुरम भाई, आप अपने इस चैनल के थ्रू गजनफर साहब से या दूसरे किसी गुरु से कहें कि एक सस्ता आर्टिस्ट का कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए कि जिसके रफ है, जिसको संभाला जाए। अभी भी एक इंस्टीट्यूट का मेरे पास एक लेटर है, वो मुझे एज ए गिटारिस्ट जॉब पे रखना चाहते हैं कि मैं उनको सिखाऊं। तो जब मैंने उनका टैरिफ पढ़ा, उनका रेट लिस्ट के, जी कीबोर्ड हम सिखा देंगे बच्चे को 3 महीने के अंदर, 40,000 रुपए उसकी फीस लिखी हुई आ गई। अच्छा। तो ये कौन आके 40,000 रुपए देगा अपने बच्चे को? इस वक्त पाकिस्तान में ये हालात नहीं है, नहीं, बिल्कुल पैंडेमिक है, सब कुछ है, कैसे सीखेगा आपका बच्चा? इसलिए मैं गोरे को देखता हूँ कि वो यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस देते हैं किसी तरह आपको सिखाने के लिए। ठीक, नदीम भाई आपसे इजाज़त लेनी है और आखिरी सवाल के तौर पे मुझे ये पूछना है कि अब अगर इस गुफ्तगू को सुनने के बाद कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो क्या तरीका का? राब्ता करना चाहेंगे कि किस इंटरव्यू के लिए? नहीं, म्यूजिक बजाने, म्यूजिक के लिए, म्यूजिक तो बजाने। वो मुझको बस कॉल कर दें और लोकेशन भेज दें। तो यानी हमारी इस वीडियो के नीचे ही वो चैनल से हमारे राब्ता कर लें, या आपके ऑफिशियल फेसबुक पे आप हैं? जी, आई कैन गिव यू हैव माय नंबर। जी बिल्कुल, नहीं आपसे राब्ता कर लें, मुझसे राब्ता कर, चाय खाना के पेज पे आ जाएं, वहां राब्ता कर लें। वंडरफुल। यानी मैं चाह रहा हूं कि अगर कोई म्यूजिशियन अब आप तक पहुंचना चाहता है, फेसबुक का पेज है, फेसबुक का पेज, जी जज्बा के नाम से फेसबुक पे मेरा पेज बना हुआ है, वो उस पे जाके मुझे मैसेज कर दें। ठीक, क्योंकि एक दो जज्बा बैंड के नाम से कुछ और लोग भी हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए पूछा। जज्बा एक बैंड था इंडिया में जी, वो तो उनका जो लीड वोकलिस्ट था वो तो मर्डर हो गया उसका। अच्छा, तो इट्स नो मोर। अच्छा। तो उसके बाद मैंने jazbarocks.com के नाम से बहुत पहले अपनी वेबसाइट भी बनाई थी, फिर मैंने जज्बा पे फेसबुक अपना बना लिया, यूट्यूब भी है मेरा, यूट्यूब का भी है आपका, और नदीम नासिर के नाम से आपका चैनल है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आपसे गुफ्तगू आज जो हुई, मैं समझता हूँ कि हमारी खुशनसीबी, हम आपसे मिले, आपसे बात की, और ये पहली मुलाकात नहीं है, अब ये सिलसिला जारी रहेगा किसी ना किसी सूरत में। और मैं आज शुक्रिया ख़ास तौर पे इस बात का अदा करूँगा कि आपने इंतहाई सच्चे दिल के साथ ऐसी बातें की हैं जो मेरा ख्याल है कि कई लोगों की ज़िंदगी में उनके लिए रोशनी बनेंगी और उनको बहुत सारे फैक्ट्स का जो है ना समझ आएगा। जो आज का बच्चा जो म्यूजिशियन बनना चाहता है उसे ये समझ आएगा कि जीन्स के घुटने फाड़ लेने से, बाल बढ़ा लेने से म्यूजिक नहीं होता। खाली तो लोग यही करना शुरू कर देते हैं, म्यूजिक उनको आता नहीं, हुलिया एकदम से ऐसा बना लेते हैं कि जैसे कि 3 ग्रैमी जीते हैं। हाँ, सिर्फ हुलिये से बात नहीं बनेगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, और आप आए शो में इतनी बात की, और मुझे उम्मीद क्या है, बल्कि मैं तो कहूँगा मुझे यकीन है कि आपके ख्वाबों में जितनी सच्चाई है, आप ज़रूर जो है पाकिस्तानी म्यूज़िक में मज़ीद कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ।
I really hope और so. मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं मेरे चैनल की तरफ से, मेरे शो की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए इस मुझे कदर बुलाने का बहुत शुक्रिया आपने। बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं नहीं सर, गौरव भाई, ये हमारा it's फर्ज। such an honor। बहुत अरसे के बाद मुझे अपने आप से ऐसा लग रहा है मैं इन टच हुआ हूँ, और आपने मुझे बाद में मेरी आंखें भीग रही थी क्योंकि मुझको ऐसा हो रहा था कि आपने वाकई मुझे बहुत इज्जत दी। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आप हमारे लिविंग लेजेंड हैं और हम हमेशा आपसे मोहब्बत करते रहेंगे और आपके काम को भी सुनते रहेंगे, दिल में रखेंगे। और बहुत हम पुरुमीद हैं आपके नए काम के लिए। जल्द हमारे देखने वाले और हम आपका नया काम देख सकेंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ शख्सियात के बारे में कुछ कहना मुझे लगता है कि कम है, उनकी शख्सियत ज़्यादा है। आज मैंने अपने अहद के एक लिविंग लेजेंड से बात की, उस गुफ्तगू को आपने भी सुना। आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि कौन हक़ पर है। और ये मुझे यकीन है कि तारीख़ ऐसे लोगों को सुनहरी लफ्ज़ों में लिखती है जिनमें एक लफ्ज़ जज्बा बैंड की तारीख़ का भी होगा, और उनके चाहने वालों में से एक मैं भी हूँ। तो बीइंग अ मद्दा आज मैंने ये प्रोग्राम किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी प्रोग्राम में फिर किसी ऐसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।